में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगी जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी के साथ हम लोग कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि अपनी पत्नी को आपने गिफ्ट किया है गोल्ड, तो बेचने पर क्या आपको देना होगा टैक्स? महंगे गिफ्ट के लिए क्या गिफ्ट डीड करना है जरूरी? और साथ ही ये भी बताएंगे कि चालान भरने के लिए बदला है नियम, क्या है नए फीचर की खासियत। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं गिफ्ट को लेकर के। और इस गिफ्ट में खास बात यह है कि जब भी पत्नी को गिफ्ट देने का मामला आता है तो औरतों का सबसे पसंदीदा होता है गोल्ड की ज्वेलरी दे दीजिए या फिर गोल्ड दे दीजिए। तो उस वक्त तो देने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने कहा कि अगर उस गोल्ड को हम बेचते हैं उस पर मोटा मुनाफा होता है, तो क्या उस पर टैक्स कौन देगा? पत्नी देगी कि मुझे देना पड़ेगा? तो मैंने सोचा क्यों नहीं गौरी से पूछ लूं। गौरी, आपको भी पसंद है गोल्ड ज्वेलरी या नहीं? हालांकि लक्ष्मण, मैं थोड़ी अलग हूँ। मुझे गोल्ड से ज़्यादा इक्विटी पसंद है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और गोल्ड पहनना भी इतना पसंद नहीं है। इक्विटी पहन नहीं सकते गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, बट गोल्ड पहनना भी इतना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़्यादातर महिलाओं को गोल्ड बहुत अच्छा लगता है और बहुत इन्वेस्टमेंट की जाती है इसमें। आपको ऐसे सवाल तो आते होंगे बहुत सारे आपके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इसमें जैसे आपने कहा कि हस्बैंड ने वाइफ को गोल्ड दे दिया, गिफ्ट दी, तो उस केस में यूजुअली क्या होता है, हस्बैंड को लगता है वाइफ को गिफ्ट दे दिया, वाइफ की चाहे कोई इनकम है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि वो जो गोल्ड है, चाहे आपने बिल भी अपनी वाइफ के नाम पे लिया है, लेकिन अगर आपने अपनी इनकम से उस गोल्ड को खरीदा है तो उसको बेचने के ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा वो आपको देना होगा, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है वो क्लबिंग प्रोविजंस में आता है। तो जहां क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं वहां ये कहा जाता है कि जिसने एक्चुअली उस चीज को खरीदा है, टैक्स लायबिलिटी उसको उसके ऊपर आती है। और ये सिर्फ गोल्ड के लिए ही नहीं है, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट है। आप प्रॉपर्टी ले लीजिए वाइफ के नाम पे, आप म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए वाइफ के नाम पे, आप एफडी करा लीजिए वाइफ के नाम पे, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी आपकी इनकम में क्लब होगा। तो ये जो एक तरीका होता है कि वाइफ की, सपोज कीजिए कोई इनकम नहीं है, हाउस वाइफ है, तो उनके नाम पे चीजें बना लेते हैं और उस पर टैक्स बच जाएगा, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो इनकम है वो आप ही की इनकम में ऐड होके आप ही को उस पर टैक्स देना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे साफ है कि गोल्ड अगर आप गिफ्ट करते हैं, गोल्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं और किसी मौके पर पत्नी उनको बेचना चाहती हैं, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा, कितने में बेचा है पत्नी ने, पत्नी से ज़रूर पूछ लीजिएगा। छुपाना चाहे तो उस वक्त गोल्ड का रेट के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुनाफा उनको हुआ तो भले मुनाफा पत्नी आपके साथ शेयर ना करें, लेकिन टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या कि मान लिया कोई ज्वेलरी हमें खरीदना है पत्नी के लिए, तो हमने पहले पैसा पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब पत्नी खरीदे पत्नी बेचे, वो जाने टैक्स के लिए कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आपने पत्नी को जो पैसे दिए उसमें दो चीजें होती हैं। पहला तो ऐसा है कि आप घर खर्च के लिए कोई पैसा दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए आप हर महीने अपनी पत्नी को 20,000 रुपए देते हैं जिससे वो घर चलाती हैं। अब उससे वो कुछ बचत कर लेती हैं, 1,000-2,000 हर महीने बचा लेती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सडनली आप उनको 1,00,000 रुपए देते हैं, उससे वो एफडी करा देती हैं या गोल्ड खरीद लेती हैं, तो उसमें आपकी क्लबिंग आएगी। तो घर खर्च के लिए कोई पैसे दे रहे हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई पैसा दे रहे हैं तो बिल्कुल दिक्कत है। उस केस में आपको क्लबिंग करनी होगी। उस केस में आपको क्लबिंग करनी होगी। तो बिल्कुल साफ रखिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भले आप पैसे देते हो या फिर सीधा गोल्ड खरीद देते हो, तो इससे मुनाफा होता है। ये गोल्ड ही नहीं, किसी भी तरह गिफ्ट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, तो जहाँ पे टैक्स की देनदारी बनती है वहाँ इस हिसाब से भी कैपिटल गेन्स आपको चुकाना पड़ेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ है मुंबई से महेंद्र शाह साहब, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं साहब, आप कैसे हो? हम लोग बहुत अच्छे हैं। बताइए टैक्स गुरु कैसे आपकी मदद कर सकता है? अच्छा, पहले तो आप लोग को धन्यवाद, लक्ष्मण जी और गौरी जी को। जी, आपका इस प्रोग्राम देख के मेरा भी इनकम के इसके बारे में नॉलेज अच्छा बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी हौसला बढ़ाया हम लोगों का। हाँ। अच्छा, अभी साहब मेरे दो क्वेश्चन है। हाँ, एक सवाल पहले पूछिए फिर जवाब देंगे, फिर दूसरा सवाल पूछिए। ओके, मैं पहला पूछ रहा हूँ। हाँ। मैंने, आई एम रिटायर्ड पेंशनर। अच्छा। और मैंने मेरे लड़के और लड़की के नाम पे वो लोग का तीसरा नाम डाल के एक पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है, केवीपी में। ठीक है। तो अभी मुझे ये पूछना है कि फर्स्ट नाम मेरा वाइफ का है, सेकंड मेरा है, थर्ड मेरे लड़के का है और एक दूसरे में लड़की का है। अच्छा। तो अभी मुझे ये पूछना है कि
ऑन मेच्योरिटी 10 साल के बाद हम रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं, तो लड़के को और लड़की को जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा वो लोग के अकाउंट में कि फिर वो गिफ्ट में जाएगा? ठीक है, इसका सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन पहली बात तो कि रहे ना रहे ऐसा मत सोचिए, भगवान करे आपकी आयु काफ़ी लंबी रहे। लेकिन ये बात अच्छी बात है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं टैक्स की देनदारी को लेकर के। गौरी, क्या सुझाव देंगे? देखिए लक्ष्मण, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने जॉइंट अकाउंट खोला है, तो अब क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन आपका है, तो आपके जीते जी जितने आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो सारा आपकी इनकम में ऐड होके आपको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। और बैंक भी अगर आप देखेंगे, आप पोस्ट ऑफिस जो भी टीडीएस की लायबिलिटी होती है, टीडीएस कटता है, वो आप ही के पैन पे काटेगा, क्योंकि उस पर आपका पैन रजिस्टर्ड होगा। और दूसरा, अगर नहीं भी है, अगर सपोज कीजिए आपका और आपकी वाइफ दोनों का है, दोनों पे टीडीएस कट रहा है, तो उसका क्रेडिट आप ले लेंगे, क्योंकि सारा पैसा एक्चुअल में आपने दिया है। तो वो टोटल जो इंटरेस्ट है या जो भी प्रॉफिट है, जो भी है, वो सारा आपके इनकम में ऐड होगा। अब बात करते हैं कि आपके बाद बहुत सालों बाद जब ये सब पैसा आपके बच्चों को मिल जाएगा, तो ये बेसिकली इनहेरिट होगा बच्चों के लिए। तो इनहेरिटेंस पे जैसे सपोज कीजिए 10 लाख रुपए हैं, आपके 10 लाख रुपए आपके बच्चों के नाम पे हो गए, तो उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना। और अगर आप जीते जी भी उनको गिफ्ट कर देते हैं अपने बच्चों को, तो भी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि वो गिफ्ट माना जाएगा। और किसी के जाने के बाद अगर आप बच्चों को मिलता है, तो उस केस में वो इनहेरिटेड मनी होता है, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, बच्चों को कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन हाँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वो कमाएंगे बाद में, जब वो पैसा उनके नाम पे हो जाएगा, तो उसके ऊपर उनको टैक्स देना होगा, सिर्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट के ऊपर। चलिए, अगला सवाल क्या है महेंद्र जी? और मेरे सन ने एक लास्ट ईयर जो रिटर्न फाइल किया ना, तो उसमें उसने जो टैक्स लायबिलिटी भरने का आता था उसने भर दिया, उसका अकाउंट से डेबिट भी हो गया, लेकिन वो टैक्स अमाउंट है ना, इनकम टैक्स जब प्रोसेसिंग किया ना, तो वो लोग को नहीं दिख रहा है किधर भी। तो वो लोग अगेन डिमांड करके बैठे हैं मेरे लड़के से। तो अभी उसका क्या सॉल्यूशन निकालना है? अभी आपने जो अभी जुलाई में रिटर्न भरी है, उस रिटर्न की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, नहीं, ये जुलाई का नहीं है, उसका असेसमेंट ईयर 21-22 का है। असेसमेंट ईयर 21-22, तो वो अभी भी तो उसने वो 3 दिसंबर 21 को भरा था पैसा। अच्छा, और आपके उनके 26 ईयर्स में वो अमाउंट नहीं दिख रहा उनको, जो उन्होंने चालान से जमा कराया था? हाँ, नहीं, उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। हाँ, वो 26 ईयर्स डॉक्यूमेंट में नहीं दिख रहा अमाउंट? हाँ, नहीं, वो भी नहीं दिखा, वो नहीं, लेकिन उसको जो रिटर्न फाइल किया ना, उसको बाद में वो इनकम टैक्स वाले ने उनसे डिमांड मांगा है, वापस भरने को बोल रहे हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। पहला तो आप उनको बोलिए कि अपना 26 ईयर्स चेक करें। एक डॉक्यूमेंट होता है 26 ईयर्स, जिसके अंदर जितना भी आपका टीडीएस कटता है या जितना भी आप टैक्स जमा कराते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के लिए वो अलग होता है। तो उसमें देखिए वो अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। जो उन्होंने डिमांड रेज की है, उसके रिप्लाई में आप 26 ईयर्स को डाउनलोड करके अटैच कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए ये अमाउंट आ रहा है, रिटर्न में संभव प्रीफिल नहीं हुआ, तो वो बात आपकी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं वो 26 ईयर्स में आ ही नहीं रहा, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि उन्होंने चालान जमा करते वक्त कोई गलती की हो। अब वो क्या गलती है वो आपको देखनी होगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि आपने सही चालान जमा कराया और वो 26 ईयर्स में नहीं आ रहा। तो इस केस में आप वो चालान पहले चेक कीजिए, गलती समझ आ जाए तो असेसिंग ऑफिसर के पास जाइए, उनको बोलिए ये रेक्टिफाई करे, और आपको मैन्युअली जाके अपने वार्ड में इसको रेक्टिफाई कराना होगा। थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ है। हालांकि यहाँ पे आप ऑनलाइन भी चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए यहाँ पे ई निवारण जैसे व्यवस्था है पोर्टल पे, और फिर भी दिक्कत हो तो आप महेंद्र जी हमें वापस कांटेक्ट करिएगा, हम लोग इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके दोनों सवालों के जवाब तो मिल गए महेंद्र जी? और एक क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, बताएं। तो हेलो, वो मेरे लड़के ने ना उसका सब चलन का रिपोर्ट निकाल के देखा ना, तो उसमें सब कुछ डिटेल बराबर उसने दिया है। तो उसने उसका कॉपी निकाल के अभी इनकम टैक्स को वापस 2 दिन के पहले मेल किया है, तो रेक्टिफाई हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगर मेल किया है, एक बार अगर आपका वार्ड पास में ही है, एक बार विजिट भी कर लीजिए, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो डेफिनेटली रेक्टिफाई होगा। पहले तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए थी।
मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई दिक्कत हुई होगी, इस वजह से वो नहीं आया। चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपने सब कुछ सही भरा और 26 ईयर्स में नहीं आया। बिल्कुल, आपने मेल किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब आएगा, थोड़ा देर इंतजार कर लीजिए, नहीं हो तो वापस हम लोग कोई और तरीका आपको बताएंगे। हमारे टैक्स गुरु में हमेशा आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। गौरी, ये सवाल है नागपुर से। ये दरअसल शंकर दत्त जी हैं और मुझे लगता है जो हम लोग गिफ्ट की बात कर रहे थे उससे गिफ्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन मामला थोड़ा सा अलग है। दरअसल ये अपनी पत्नी को चेक से रकम देते हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि चेक से जो पैसा हम अपनी वाइफ को दे रहे हैं तो क्या उसे गिफ्ट माना जाएगा, और ये अगर गिफ्ट माना जाएगा तो गिफ्ट मनवाने के लिए क्या कानूनी रूप से इसको गिफ्ट का दर्जा देने के लिए क्या गिफ्ट डीड बनाना होगा क्या? तो चूंकि हम लोग कई शो में गिफ्ट डीड की बात करते रहे, आप भी करती रही हैं, तो मुझे लगता है उससे इनको कहीं ख्याल आया कि गिफ्ट डीड बनाना चाहिए कि नहीं। तो क्या गिफ्ट डीड बनाना होता है ऐसे केस में? देखिए, क्योंकि चेक से पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल चेक से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि कल को अगर नोटिस आया तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने लोन दिया था, गिफ्ट दी थी, क्या नेचर थी। सिर्फ सेफ होने के लिए आप गिफ्ट डीड बना सकते हैं। अगर गिफ्ट डीड नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ईमेल डाल दीजिए अपनी वाइफ को कि ये मैंने चेक नंबर है, ये अमाउंट है, इस डेट का चेक मैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। वो ईमेल उनके पास हमेशा रहेगी, तो कल को अगर नोटिस आएगा तो वो दिखा सकती हैं कि ये मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा अभी हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि हस्बैंड वाइफ में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो आपने जो भी अमाउंट उनको गिफ्ट किया है, याद रखिएगा कि उस पर वो जो भी पैसा कमाएंगे वो आपकी इनकम में ऐड होके टैक्सेबल होगा। तो ये आप मत भूलिएगा। हालांकि आप गिफ्ट उनको कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कितना भी अमाउंट चेक से आप उनको दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप गिफ्ट कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ कानूनी रूप से आपको एहतियातन आपको गिफ्ट डीड बनाना सही रहता है। एक गिफ्ट डीड कितनी रकम तक के गिफ्ट में बनाना चाहिए या फिर नहीं? हम लोग देखिए, डिपेंड करता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको बनानी ही बनानी है। जैसे मैंने कहा, ईमेल भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप गिफ्ट डीड बना रहे हैं तो अगर जैसे बड़ा अमाउंट है, अब बड़े अमाउंट की डेफिनेशन हर एक की अलग होती है, तो मैं कोई अमाउंट ऐसे नहीं बताना चाहूंगी। तो लेकिन कैसे बनाते हैं? आप स्टैम्प पेपर लीजिए, आप उसके पीछे आप जो अपना एक कागज लगाएंगे जिसपे आपने सब कुछ लिखा होगा कि आप इतने अमाउंट का इस चेक नंबर से या इस रेफरेंस नंबर से आपने ट्रांसफर किया है, इस अमाउंट का अपनी वाइफ को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और फ्यूचर में आप इसको वापस नहीं लेंगे। और इसके अगर आप देखेंगे बहुत सारी लैंग्वेज आप खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं या आपको ऑनलाइन भी हेल्प मिल जाएगी, तो इजी लैंग्वेज अपनी भाषा में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको लिख के उसको नोटराइज करा के आप रख लीजिए। चलिए, तो ये बिल्कुल गिफ्ट डीड के नियम है, और जब भी मोटा गिफ्ट दें तो एहतियातन गिफ्ट डीड बना लें तो अच्छा रहेगा। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इनकम टैक्स की तरफ से चालान भरने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोग फिर से सवाल जवाब लें। इससे पहले एक बात कि पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग ने चालान भरने के लिए कुछ नए फीचर ऐड किए हैं। तो चालान कई लोगों को भरना पड़ता है, एडवांस टैक्स का मामला हो या टैक्स चुकाने का मामला हो, तो ये नए फीचर में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, फिर कहें कि पहले के मुकाबले किस तरह से बेहतर है? तो लक्ष्मण, अगर हम देखें जो चालान जब हम ऑनलाइन भरते हैं तो यूजुअली गलती होने का चांस होता है। तो जब हम चालान भरते हैं, आप देखेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे जब वो चालान भरने बैठेंगे तो वो सबसे पहले कंफ्यूज होगा कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा भरना है, असेसमेंट ईयर कौन सा भरना है। उसमें कंफ्यूजन हमेशा रहती है लोगों को, ज़्यादातर लोगों को रहती है, तो उसमें गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, या आप अपना माइनर हेड, मेजर हेड गलत भर देते हैं। और ये बहुत आम बात है, स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो असेसमेंट ईयर चूज़ करना, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आता कि हम कौन से साल का टैक्स भर रहे हैं, कौन से असेसमेंट ईयर का टैक्स भर रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जब आप चालान भरते थे तो आपके पास ऑनलाइन उसको अगर कोई गलती हो जाती थी तो रेक्टिफाई करने का कोई प्रोसेस आपके पास, ईजी प्रोसेस ऑनलाइन नहीं था। आपको बैंक में जाना होता था या बाद में आपको असेसिंग ऑफिसर के पास जाना होता था, और वो एक लंबा प्रोसेस होता था। बेसिकली आप एक बार गलत चालान भरते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। अब उस प्रोसेस को ईजी कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर अब आप चालान भरते हैं और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप विद इन 7 डेज आपको ऑप्शन है, आप ऑनलाइन उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके चालान के डिटेल्स डाल के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं इसमें क्या गलती हुई, आपने असेसमेंट ईयर गलत भर दिया, आपने माइनर हेड गलत भर दिया, आपने मेजर हेड गलत भर दिया, आपने जो भी गलत भरा है आप उसको करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो
टाइम भी निकल जाता है, तो फिर आपके पास दूसरा प्रोसेस जो असेसिंग ऑफिसर के पास जाके रेक्टिफाई कराने का है वो तो आपके पास है ही, बट यूजुअली लोग चालान भरते हुए ही रियलाइज कर लेते हैं कि चालान गलत भर दिया और उसको उसी टाइम रेक्टिफाई कराया जा सकता है। तो चलिए, तो ये जो नया फीचर है इसका फायदा उठा सकते हैं, चालान भरने का तरीका और गलती को समय रहे तो सुधारने का एक बेहतर विकल्प आपको दिया जा रहा है। वापस से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां से एनके गर्ग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गर्ग साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जब भी हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो धारा 54 के अंतर्गत अपने छूट ले सकते हैं। मैं ये जानना चाहता था कि ये छूट अपने कितनी बार ले सकते हैं, कितनी प्रॉपर्टी पे ले सकते हैं? हाँ जी, कितनी प्रॉपर्टी पे कितनी बार ले सकते हैं? जैसे इस बार एक बार, 2 बार, 3 बार बेची तो हमेशा ले सकते हैं या ठीक है, समझ गए, इसकी आपके कोई सवालों को नियमन समझ करते गए। हैं? गौरी, अच्छा सवाल है। बिल्कुल, एक सवाल आपने भी पूछ लिया है, उन्होंने भी, मैं दोनों का जवाब दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं सेक्शन 54 में आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आप एक और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं या 54 ईसी के बॉन्ड्स ले सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आपने प्रॉपर्टी बेची यानी कि 12 आपके 24 महीने के होल्डिंग पीरियड के बाद आपने प्रॉपर्टी बेची तो आपकी लॉन्ग टर्म बन गई, तो उसके बाद आपका सेक्शन 54 में आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना होता है। तो आपने अगर वो इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इस केस में जब आप ऐसे प्रोसेस से जाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन इसी साल बजट में सरकार ने एक कैप लगाई कि आपका जो कैपिटल गेन है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कैप है, तो आपको 10 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, आपका 2 साल पहले के बजट में एक अमेंडमेंट आई थी और उसमें ये बोला गया था कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसको बेचने के बाद 2 घर खरीद सकते हैं, लेकिन ये आपकी वन टाइम फैसिलिटी है, ये आप हर साल नहीं कर सकते और उसमें आपकी 2 करोड़ की लिमिट है। तो अगर तो आप वो 2 घर वाले उसमें प्रोसेस में जा रहे हैं तो आपके पास ये वन टाइम है, अदरवाइज आप कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि गर्ग साहब आपकी समस्या सुलझ गई। हाँ सर, क्लियर हो गया, जब जितनी बार मर्जी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए फिर भी कोई सवाल हो आगे भी तो आप हमें संपर्क करिएगा। चलते हैं मुंबई, जहां से रौनक ठक्कर साहब फोन लाइन पर हैं। रौनक साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मेरा सवाल कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर है। हम एक सीनियर सिटीजन है और मेरे पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो मैंने 20 साल पहले खरीदी थी। उसी को बेच के अभी मुझे सर्वाइवल के लिए मुझे ये पैसे में एफडी कर सकता हूँ, क्या उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? देखिए, जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो बिकॉज आपकी उसमें आप सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको वो वाला सेक्शन मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन जो है सेक्शन 54F। तो 54F में लिखा है कि आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, या फिर आप दूसरा सेक्शन ले सकते हैं 54EC जिसमें आपको बॉन्ड्स लेने होते हैं, कुछ सरकारी बॉन्ड्स हैं जिसका नाम दिया गया है एक्ट में, उनमें से कोई बॉन्ड आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेच के एफडी कराएंगे या कोई भी और इन्वेस्टमेंट कराएंगे, चाहे आप उसको शेयर मार्केट में लगा दीजिए, एफडी करा दीजिए या सेविंग्स में रख लीजिए, तो उस केस में आपको टैक्स देना होगा। जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर जितना टैक्स बनता है वो देने के बाद आप उस पैसे की एफडी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं फिर आपका टैक्स बच सकता है। चलिए, तो इस तरह से आप टैक्स बचा सकते हैं। और फिलहाल वक्त है, अकोला से शीतल जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीतल जैन साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माय क्वेश्चन। बिल्कुल। तो एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे पापा एक कमीशन एजेंट है, अनाज के अड़तिया है। अच्छा। तो पिछले 3 साल से उनको 139/9 इसका रिपोर्ट आ रहा है। दे आर सेइंग कि इट इज नॉट मैचिंग विद दी टीडीएस। तो उसमें कुछ चीजें टीसीएस से भी लिया है। दे आर कंसिडरिंग दैट यू आर अ ग्रेन मर्चेंट नॉट कमीशन एजेंट, बट एक्चुअल थिंग इज दैट वी आर अ कमीशन एजेंट। तो उस चक्कर में हर बार वही आ रहा है और हमने इसके लिए अप्लाई भी किया 1-2 बार, लेकिन लास्ट टाइम का जो था वो एग्री करके हमने फिर से रिवाइज किया था, बट स्टिल दे आर सेइंग यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है। तो अभी हाँ जी, हाँ, तो अभी कंसर्न ये है सर कि
वो मेरी ऑनलाइन डेट निकल चुकी है, तो अभी ऑफलाइन के लिए मुझे अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो किस तरह से करना पड़ेगा? ठीक है गौरी। ठीक है तो देखिए पहले तो जो सवाल आपने पूछा नहीं, मैं उसका भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि आपका जो क्योंकि कमीशन का आप काम दिखा रहे हैं, तो आप एक बार देखिएगा टीडीएस कौन से सेक्शन में कटा है, और आप कहीं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन तो ऑप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कमीशन वाले प्रिजम्पटिव नहीं ले सकते। तो एक गलती ये हो सकती है। दूसरा, आपको नोटिस आया तो कहीं ना कहीं रिटर्न में आपकी जो गलती हुई है वो आपको रेक्टिफाई करनी थी, लेकिन आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाई, उसका टाइम पीरियड निकल गया है। तो अब यूजुअल केसेस में ऐसी रिटर्न इनवैलिड मान ली जाती है, एज गुड एज कि वो रिटर्न नहीं भरी गई है। तो आपको एक फिजिकल कॉन्डोनेशन मूव करना पड़ेगा। आप स्टैम्प पेपर पे आप पावर ऑफ अटर्नी ले लीजिए अपने फादर की, या किसी प्रोफेशनल को देनी है उनको दे दीजिए, और उनको बोलिए एक बार कॉन्डोनेशन फिजिकल मूव करें। अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है जिस वजह से आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है आपकी कॉन्डोनेशन एक्सेप्ट हो जाए और आप अपनी रिटर्न को ठीक कर सकें, लेकिन चांसेस थोड़े कम होते हैं अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है। अगर जेन्युइन रीजन है तो डेफिनेटली कर पाएंगे, नहीं आनी चाहिए। और इसमें एक जो तरीका बताया गौरी ने, अगर उस तरीके को अपनाने के बावजूद अगर आपकी समस्या नहीं सुलझ रही है तो आप वापस से टैक्स रूल से कांटेक्ट करिएगा। हम लोग कोई और विकल्प इसके लिए तलाशेंगे। और हमसे संपर्क करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। गौरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे सवालों का जवाब देने के लिए बेहद ही आसान भाषा में। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए। टैक्स